बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज का जो लेक्चर है वो कल के लेक्चर की कंटिन्यूएशन ही है, जिसके अंदर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करेंगे एंजाइना और इसकी दो टाइप्स, स्टेबल एंजाइना एंड अनस्टेबल एंजाइना। सो कमिंग टू अवर वेरी फर्स्ट टाइप, दैट इज स्टेबल एंजाइना। मैंने आपको कल भी बताया था कि इट इज आल्सो नोन एज एन एक्सर्शनल एंजाइना, जिसके अंदर अगर आप एक्सर्ट करो, किसी किस्म की एफर्ट करो, पुट ऑन करो, मतलब अपने ऊपर प्रेशर या फिर कोई विगरस एक्टिविटी करो, तो हार्ट जो होता है इट हैज टू अंडरगो इस्कीमिया इस कंडीशन के अंदर। ठीक है, क्योंकि हार्ट ने विगरस एक्टिविटी के अंदर कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना है, हार्ट रेट ने बढ़ना है। इसके अलावा बच्चे आप ये देखो कि हार्ट ने पेरिफेरी में हर जगह जाके तमाम पेरिफेरी के मसल्स को, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब के मसल्स को प्रोवाइड करनी है ब्लड सप्लाई, ताकि वहां पे एरोबिक ग्लाइकोलिसिस मेंटेन हो सके। ठीक हो गया। लेकिन आपको पता है कि जैसे एक्सरसाइज की कंडीशन होती है, तो एक्सरसाइज में जब ऑक्सीजन डिमांड फुली पूरी नहीं हो सकती, और तो उस वजह से वहां पे एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस भी स्टार्ट हो जाता है और लैक्टिक एसिडोसिस भी स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली बात बताने का पर्पस ये है कि ये तो टिश्यू पैथोलॉजी थी। जो आपका सेंट्रल ऑर्गन है हार्ट, उसको जब इतना ज्यादा ब्लड पुश करना पड़ता है, पंप करना पड़ता है, तो उसके अंदर ऐसे एरियाज डेवलप हो जाते हैं जो कि प्रोन टू इस्कीमिया होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे हम लोग कहते हैं कि फिक्स्ड प्लाक की या फिक्स्ड थ्रोम्बस की प्रेजेंस के अंदर स्टेबल एंजाइना डेवलप होती है और आपको पेन स्टार्ट होता है। अब जो बच्चे इसके टिपिकल फीचर्स होते हैं, उसकी बच्चे अगर हम लोग बात करें, तो इसके अंदर एक्सर्शन के ऊपर पेन आएगा, और एक्सर्शन के बाद भी जो ये वाला पेन होता है, ये इजीली रिलीव नहीं होता। ठीक हो गया। मतलब इसको टाइम लगता है रिलीव होने के अंदर, और इसी वजह से बच्चे इसको हम लोग वार्म अप एंजाइना भी कहते हैं। कि इसने मतलब इसको हमने एक नेम दे दिया कि ये वार्म अप एंजाइना, जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक्सर्शनल एंजाइना है। ठीक हो गया। दूसरी चीज बच्चे, अब हम लोग अगर इसकी इन्वेस्टिगेशंस को डिस्कस करें यहाँ पे, तो इन्वेस्टिगेशंस में आप दो तरह की ईसीजी को प्रेफर कर सकते हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशंस भी कर सकते हैं। पहले मैं आप लोगों को इन्वेस्टिगेशंस के नाम लिखवा दूं, फिर उनकी डिटेल बताता हूँ। नंबर वन पे है कि बच्चे रेस्टिंग ईसीजी, जब पेशेंट जो है वो रेस्ट पे है, तो उसकी ईसीजी में क्या चेंजेस मिलेगी। नंबर टू बच्चे होगी एक्सरसाइज ईसीजी के एक्सर्ट करने पे या स्ट्रेस के अंदर उसकी ईसीजी क्या होगी। इसके अलावा जो स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर दो टेस्ट और आते हैं, अदर स्ट्रेस टेस्टिंग की आप लोग हेडिंग दे के इसमें लिख सकते हैं मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैनिंग। ठीक हो गया कि मायोकार्डियम की परफ्यूजन देखने के लिए आप स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे हैं। और नंबर टू के ऊपर बच्चे इसके अंदर आएगी स्ट्रेस एको। और मैंने आप लोगों को दोनों इन्वेस्टिगेशन जो है कल, वो बेसिक जो मैंने आपको इन्वेस्टिगेशन पढ़ाई थी हार्ट से रिलेटेड, उसमें मैंने ये बताई थी। और आखिरी इन्वेस्टिगेशन जो आप इसमें कर सकते हैं वो है कॉरोनरी आर्टीरियोग्राफी। ठीक है, या एंजियोग्राफी आप लोग इसकी बात करें। आर्टीरियोग्राफी में हम स्पेसिफिकली आर्टरीज की बात कर रहे हैं। अब आप ये देखें बच्चे के रेस्टिंग ईसीजी के अंदर आपको स्टेबल एंजाइना के पेशेंट के अंदर हिस्ट्री मिल सकती है प्रीवियस एमआई की। और अगर किसी बंदे को पहले का कोई एमआई हुआ है, तो उसके अंदर आप कैसे पता चलेगा, उसके अंदर पैथोलॉजिक क्यू वेव्स होती हैं जो कि इंतहाई प्रोमिनेंट होती हैं। इसके अलावा बच्चे आपको एक और इंस्टेंस ये मिल सकता है कि टी वेव की फ्लैटनिंग मिल सकती है। ठीक हो गया। या टी वेव की इन्वर्जन मिल सकती है। ये डेविडसन ने इन दो चीजों को जरा हाईलाइट किया हुआ है, इसलिए मैंने कहा कि मैं आप लोगों को भी ये साथ। लेकिन बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है रेस्टिंग ईसीजी में, वो आता है एसटी सेगमेंट की डिप्रेशन। मैं यहाँ पे नीचे वाला एरो डाल दूं, या एलिवेशन का। एसटी सेगमेंट की डिप्रेशन या एलिवेशन मिले विद और विदाउट टी वेव की इन्वर्जन। तो ये बच्चे कैरेक्टरिस्टिक है आपका रेस्टिंग ईसीजी का, स्टेबल एंजाइना का। एक्सरसाइज ईसीजी की अगर बात की जाए, तो बच्चे उसके अंदर आप ये करते हैं कि पेशेंट को मतलब कोई एक्सरसाइज टेस्ट करवाते हैं, जैसे कोई ट्रेडमिल पे रन करवाते हैं या बाइसाइकिल एर्गोमीटर की रनिंग करवाते हैं। और पेशेंट का ईसीजी, बीपी और जो उसके नॉर्मल वाइटल्स हैं, वो उस स्ट्रेस एक्टिविटी से पहले नोट करते हैं और बाद में नोट करते हैं। ठीक है। अब आपको ये बताता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक बात इसके अंदर आती क्या है। अगर आपको डाउन स्लोपिंग मिले ईसीजी के अंदर एसटी सेगमेंट की, जो कि 1 मिलीमीटर से ज्यादा हो, तो ये डायग्नोस्टिक होती है कार्डियक इस्केमिया की। ठीक हो गया। अब आपको बच्चे मैं यहाँ पे ये भी समझा दूं कि एसटी सेगमेंट का जो डिप्रेशन होता है, ये दो तरह का हो सकता है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ, एसटी सेगमेंट का जो डिप्रेशन है ये दो तरह का हो सकता है, या तो डाउन स्लोपिंग हो सकता है या अप स्लोपिंग हो सकता है। अब इस बात का क्या मतलब है बच्चे, इस बात का ये मतलब है, मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बताऊंगा तो ही ये क्लियर होगा कि है ये डिप्रेशन, ये लेकिन ये अप स्लोपिंग भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल
ये देखें यहाँ पे आपकी छोटी सी पी वेव, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो गया, ये नीचे करके ये अब आपका एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन है, और फिर आपकी यहाँ पे टी वेव है। तो ये जो आपको मैंने ये वाला डायग्राम ड्रॉ करके बताइए, इसमें ये डाउन स्लोपिंग आ रही है नीचे की तरफ। अगर मैं अप स्लोपिंग को शो करूंगा तो आई विल शो दिस लाइक दिस के ये पी वेव है, ठीक है। उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, और ये अपवर्ड्स करके ऐसे करके ये जो स्लोप यहाँ पे बनेगी ये एसटी सेगमेंट की डिप्रेशन की एलिवेटिंग स्लोप, वो स्लोप होगी। ठीक हो गया, ये वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ। एक दफा दोबारा रीड्रॉ करके मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। ये नीचे आया यहाँ से यूं, और फिर यहाँ से आपकी टी वेव, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग है। तो ये एसटी सेगमेंट की दो टाइप्स होती हैं, और आपको ये भी यहाँ पे याद होना चाहिए कि एसटी सेगमेंट के डिप्रेशन की डाउन स्लोपिंग ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो अप स्लोपिंग होती है ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स में भी आपको मिल सकती है, तो ये नॉन स्पेसिफिक है। अप स्लोपिंग आप एसटी सेगमेंट के डिप्रेशन की नहीं देखते, ये कैरेक्टरिस्टिक बात है, इसको नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम्स में आप लोगों को काम आएगी। उसके बाद बच्चे मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन के ऊपर आए, तो कल भी हमने पढ़ा था, मैं सिर्फ उसको यहाँ पे टच करूंगा कि टेक्नीशियम 99 का लेबल आप लोग आइसोटोप देते हैं, जो कि हमें यह बताता है कि ब्लड फ्लो जो है वो कितना है। ठीक हो गया। दूसरी बच्चे एक और चीज जो इसके अंदर मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि जब आप लोग मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन करते हैं तो आप ये देखते हैं कि रेस्ट के ऊपर मायोकार्डियम में परफ्यूजन कितना है, ठीक है, और स्ट्रेस के ऊपर कितना है। अब ये वाली बात जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ उसको काइंडली नोट कर लीजिए कि अगर एक बंदे का रेस्ट के ऊपर जो है वो इस्केमिया नहीं है और स्ट्रेस पे है सिर्फ, तो इसका मतलब है कि वो रिवर्सिबल कंडीशन है उसकी, और रिवर्सिबल मायोकार्डियल इस्केमिया है। लेकिन अगर एक बंदे का रेस्ट पे भी इस्केमिया और स्ट्रेस पे भी इस्केमिया मायोकार्डियम के अंदर, तो इसका मतलब है कि उसको कोई प्रीवियस एमआई भी हुआ है। ये दो कंक्लूसिव बातें हैं, इनको अपने पास नोट कर लीजिएगा। स्ट्रेस इको का मैं आप लोगों को ऑलरेडी कल बता चुका हूँ। इकोकार्डियोग्राफी हम करते ही दो तरीकों से हैं, एक एसोफेजियल होती है बच्चे, और एक ट्रांसथोरेसिक होती है। ट्रांसथोरेसिक को ज्यादा हम लोग इस केस में प्रेफर करते हैं, और इसकी क्लिनिकल अप्रोचेस बच्चे मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी आगे जब हमने इको डिटेल में देखनी है। कि स्ट्रेस इको के अंदर अभी फिलहाल आप लोग सिर्फ ये याद रखिए कि उन लोगों में हम लोग प्रेफर करते हैं जिनको हम लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं करवा सकते, जिनका कोई बंडल ब्रांच ब्लॉक है या जिनकी मोबिलिटी का इशू है, तो उनको हम लोग डोब्यूटामीन दे के स्ट्रेस टेस्टिंग कर लेते हैं। उसके बाद बच्चे जो आपकी आखिरी इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर आती है वो आती है कोरोनरी आर्टेरियोग्राफी की। और कोरोनरी आर्टेरियोग्राफी आपको डिटेल स्टडी प्रोवाइड करती है और आर्टरीज के मुतालिक, जहाँ पे आप लोग फिक्स्ड स्टेनोसिस को सस्पेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद बच्चे अब हम लोग जाते हैं स्टेबल एंजाइना की मैनेजमेंट के ऊपर। लेकिन स्टेबल एंजाइना के मैनेजमेंट में जाने से पहले कुछ दो तीन टेबल्स हैं जो कि आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कि प्रेसिपिटेट करती हैं एंजाइना को। ठीक हो गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रेसिपिटेट, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉमन है और साथ अनकॉमन एक्टिविटीज हैं। जो कॉमन एक्टिविटीज है इसके अंदर बच्चे कॉमनली आती है फिजिकल एक्सर्शन। ठीक हो गया। इसके अलावा बच्चे आपका आता है कोल्ड का एक्सपोजर, हैवी मील्स अगर आप लोग ले लें, और साथ ही साथ आ जाते हैं इंटेंस इमोशंस, मतलब इमोशंस आ जाती हैं, ठीक है, किसी किस्म की डिस्टर्बेंसेस। अनकॉमन के अंदर बच्चे आता है लाइंग फ्लैट, स्ट्रेट लेटने के ऊपर, सुपाइन लेटने पे भी एंजाइना हो सकती है, और ऐसी एंजाइना को बच्चे हम लोग कहते हैं एंजाइना डिक्यूबिटस। ये मैं आप लोगों को चीज इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि अक्सर वाइवा में ये पूछ लिया जाता है कि एंजाइना डिक्यूबिटस और नॉक्टर्नल एंजाइना क्या होता है, तो ये दोनों अनकॉमन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स के अंदर आते हैं। दूसरी टाइप भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, विविड ड्रीम्स। विविड ड्रीम्स के अंदर अगर एंजाइना हो जाए किसी ड्रीम से रिलेटेड, तो उसको हम लोग बच्चे कहते हैं नॉक्टर्नल एंजाइना। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली दो डिफरेंट एंजाइना मैंने आपको बता दी, एंजाइना डिक्यूबिटस और नॉक्टर्नल। इन दोनों को भी आप साथ चला के चलिए, याद रखिए। उसके बाद ये प्रॉफ का वाइवा का क्वेश्चन है, रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन बच्चे आप लोगों को यहाँ पे बता दी जाए कि हाई रिस्क पेशेंट्स कौन से होते हैं और लो रिस्क पेशेंट कौन से होते हैं। इसके जरिए आप लोग प्रोग्नोसिस डिटरमिन करते हैं। हाई रिस्क वाले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लो रिस्क वाले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। चले लेट्स जॉट देम डाउन। सबसे पहले बच्चे पोस्ट इन्फार्क्ट एंजाइना, अगर किसी बंदे को एमआई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुई है और उसके बाद उसको एंजाइना डेवलप हो रहा है, तो इट वुड बी हाई रिस्क। लो रिस्क वाला बच्चे सिर्फ एक्सर्शनल है, ठीक है, जो एक्सर्शन के ऊपर होता है उसके अंदर पहले कोई एमआई की हिस्ट्री नहीं है। हाई रिस्क पे बच्चे दूसरा आता है पुअर एफर्ट टॉलरेंस, यानी कि एक बंदा टॉलरेट ही नहीं कर रहा उन एक्टिविटीज को जो उससे करवाई जा रही है, और लो के अंदर बच्चे गुड एफर्ट टॉलरेंस होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि लो वर्कलोड के ऊपर अगर इस्कीमिया डेवलप होना शुरू हो जाए,
लो वर्कलोड पे इस्कीमिया, तो वो इसका मतलब है कि थोड़ी सी ही वर्कलोड के ऊपर उसकी की ससेप्टिबिलिटी है, तो वो हाई रिस्क पेशेंट है। और जिसकी हाई वर्कलोड पे सिर्फ इस्कीमिया हो, तो उसका मतलब है कि जो चांस है उसका मतलब उसकी जो डिजीज की सिवियरिटी है वो कम है, वो लो रिस्क पेशेंट है। इसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन आप लोग देखते हैं कि अगर पुअर है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन तो वो हाई रिस्क में आता है, और अगर गुड लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन है तो वो लो रिस्क में आता है। इसके अलावा बच्चे एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझने के लिए कि व्हाट इज अ डबल वेसल डिजीज एंड व्हाट इज अ ट्रिपल वेसल डिजीज। बच्चे ट्रिपल वेसल डिजीज बेसिकली ये होती है कि लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी है, एक एक राइट कॉर्नरी आर्टरी है। राइट लेफ्ट कॉर्नरी की दो मेन ब्रांचेस है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अगर राइट कॉर्नरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स एंटीरियर और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग तीनों की वेसल्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको हम लोग अक्सर कहेंगे ट्रिपल वेसल डिजीज। ठीक हो गया, इसको आपने भूलना नहीं है। और बच्चे अगर हम लोग सिंगल वेसल की बात करें या टू वेसल्स की, तो उसके अंदर कोई भी दो आ सकती हैं। तो अगर ट्रिपल वेसल डिजीज है तो ये भी हाई रिस्क फैक्टर है, और अगर डबल है या सिंगल है तो फिर ये लो रिस्क फैक्टर है। अब बच्चे हम लोग देखते हैं इसकी मैनेजमेंट। बच्चे अगर हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट देखें तो देखें किसी भी हार्ट डिजीज या कोई भी मेडिसिन की आपने मैनेजमेंट लिखनी है तो वहाँ पे आपने जनरल मेजर्स लाजमी मेंशन करने हैं। तो बेसिकली जो एंजाइना का ट्रीटमेंट है वो मैं पहले आपको एक हेडिंग्स की फॉर्म में लिखवा दूं, फिर हर चीज इंडिविजुअली बताता हूँ कि आपको सबसे पहले बताने हैं जनरल मेजर्स कौन कौन से हैं जो कि प्रिवेंटिव मेजर्स हों। प्रिवेंटिव भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर, और अगर किसी बंदे को हो चुका है तो आप उसको कौन कौन सी एहतियात करनी पड़ेगी। जनरल मेजर्स एक नंबर पे आ जाते हैं। नंबर 2 पे बच्चे आपकी आ सकती है नॉन इन्वेसिव थेरेपी, और नॉन इन्वेसिव का बेसिकली दूसरा मतलब ये है कि कोई मेडिसिनल या ड्रग रिलेटेड थेरेपी आ जाती है। और नंबर 3 पे बच्चे आपकी आती है इन्वेसिव मैनेजमेंट। अब आपको मैं यही बता दूं कि इन्वेसिव मैनेजमेंट के अंदर फर्दर टू टाइप्स आप लोग डिस्कस करेंगे, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन पीसीआई, और दूसरे नंबर पे आती है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। नॉन इन्वेसिव जो बच्चे आपको ट्रीटमेंट यहाँ पे बताया इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं ये आप लोग देख लीजिए। एक आती है एंटीप्लेटलेट थेरेपी, दूसरी आती है इसके अंदर एंटी एंजाइनल थेरेपी, तीसरी बच्चे इसके अंदर आती है बीटा ब्लॉकर्स, आपने कहाँ कहाँ पे देने हैं। फोर्थ नंबर पे आपके पास इसके अंदर आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। फिफ्थ नंबर के ऊपर आपके पास आती हैं पोटाशियम के चैनल एक्टिवेटर, ठीक है, जो कि रीपोलराइजेशन और रिलैक्स स्टेट को फैसिलिटेट करेंगे। और फिफ्थ नंबर पे आता है बच्चे फनी चैनल के एंटागोनिस्ट। ठीक हो गया, ये आपकी बेसिकली 6 क्लासेस है ड्रग्स की। अब आपको मैं एक एक चीज करके डिस्कस करके बताता हूँ, लेकिन जब भी आपकी यूनिवर्सिटी में कोई एससीक्यू की फॉर्म का क्वेश्चन आएगा तो पहले ये हेडिंग दे के और साथ साथ आप लोग इनको एक्सप्लेन करेंगे। चलो, जनरल मेजर्स के अंदर बच्चे क्या है, जनरल मेजर्स मैं लिखवा नहीं रहा, सिर्फ आपको आमतौर पे बता रहा हूँ, उनको नोट कर लीजिए। स्मोकिंग से परहेज करने का कहें, आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करने का कहें, अगर ओबीज है तो उसको डाइट थोड़ा करने का कहें ना कंट्रोल्ड वे, जो कि मतलब नेचुरल मेथड्स ऑफ डाइटिंग हो, कोई मेडिसिनल मेथड्स ना हो। तीसरे नंबर पे बच्चे आप उसको एक्सरसाइज का कह सकते हैं। चौथे नंबर पे बच्चे आप उसको ये कह सकते हैं कि बिला वजह जो भारी चीजें हैं या विगरस एक्टिविटीज हैं उनको अवॉइड की जाए। और फिफ्थ नंबर पे बच्चे आपने उनको ये जरूर कहना है कि अगर उनको डायग्नोज हो गया एंजाइना तो वो अपने पास पॉकेट में सबलिंगुअल नाइट्रेट्स की प्रिपरेशन रखा करें कि अल्लाह ना करे कभी भी आइंदा पेन हो तो वो उसको यूज कर सकें। अब आते हैं बच्चे हम लोग ड्रग रिलेटेड थेरेपीज के ऊपर, और ड्रग रिलेटेड थेरेपी में जो हमारी पहली ड्रग है दैट इज एंटीप्लेटलेट। एंटीप्लेटलेट ड्रग के अंदर बच्चे एक दो एग्जांपल्स जो आपको मतलब बुक में कोट की गई है मैं आपको वो बता दूं कि याद रखिएगा कि जो हमेशा एस्पिरिन होती है वो लो डोज के अंदर कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट देती है 75 मिलीग्राम में, ये इसकी लो डोज है, ठीक है। दूसरे नंबर पे बच्चे आप कह देते हैं कि अगर आप एस्पिरिन नहीं यूज करना चाहते, या फॉर एग्जांपल काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एस्पिरिन एलर्जी होती है, आप लोगों ने ईएनटी में सैम्टर स्ट्राइड पढ़ा हुआ है, अगर हम किसी बंदे को नहीं देना चाहते तो आप वो ना दें, आप बेशक फ्लोपिडोग्रल दे दें, और फ्लोपिडोग्रल की डोज भी 75 मिलीग्राम जो होती है वो इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट ड्रग जो बच्चे आप लोग यहाँ पे देंगे वो होंगी नाइट्रेट्स, और नाइट्रेट्स का आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये बहुत इफेक्टिव वीनो डायलेटर्स हैं और आर्टेरियोलो डायलेटर्स हैं। इनका ये वाला काम बहुत ज्यादा अच्छा है, यानी कि वीनस टोन अगर ये कम करेंगे तो बेसिकली ये कम कर रहे हैं प्री लोड को, और अगर आर्टेरियोलर टोन ये कम करेंगे तो बेसिकली ये आफ्टर लोड को कम कर रहे हैं। प्री लोड जो होता है बच्चे वो होता है वो वाला वॉल्यूम ब्लड का जो कि हार्ट के अंदर जाता है पंप होने के लिए, और आफ्टर लोड बच्चे बेसिकली वो रेजिस्टेंस होता है जिसके अगेंस्ट हार्ट ने एक्सर्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि अगर पेरिफेरल ब्लड वेसल्स के अंदर उनकी टोन बहुत ज्यादा है, वेजोमोटर टोन, तो इसका मतलब है उनका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो आफ्टर लोड ज्यादा है, तो हार्ट को ज्यादा एक्सर्ट करना पड़ेगा। तो नाइट्रेट इस वे में बहुत ज्यादा बच्चे इफेक्टिव हैं। दूसरी आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो नाइट्रेट से रिलेटेड एक टेबल बना हुआ है
डेविडसन के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्पी का टिपिकल क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे भी कहीं भी मतलब वाइवा में भी पूछा जा सकता है, तो काइंडली इसको लाजमी प्रिपेयर कर लीजिए। ये मैं आप लोगों को भी करवा देता हूँ कि नाइट्रेट्स की कौन कौन सी प्रेपरेशन अवेलेबल है। यहाँ पे हम लोग जॉट डाउन करेंगे प्रेपरेशन, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उनका पीक टाइम और यहाँ पे लिखेंगे उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी कि पीक एक्टिविटी उनकी कब अचीव होती है। अब बच्चे हम लोग इनकी ये लिखते हैं, एक सेकंड जी। सबसे पहले बच्चे आपकी आती है सबलिंगुअल जीटीएन। जीटीएन का वर्ड जब भी बच्चा आएगा तो उसका मतलब है ग्लाइसिल ट्राइनाइट्रेट। तो पीक एक्शन जो होता है इसका वो 4 to 8 मिनट्स के अंदर आपके सामने आ जाता है और जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इसका वो 10 to 30 मिनट्स है। नेक्स्ट बच्चे जो आपकी ड्रग आती है दैट इज योर बकल, यानी कि आप चीक के अंदर जो रख सकते हैं, अपने वेस्टिब्यूल ऑफ माउथ में रख सकते हैं। वेस्टिब्यूल ऑफ माउथ बच्चे कौन सा पार्ट होता है? वेस्टिब्यूल ऑफ माउथ हम लोग कहते हैं टीथ और चीक्स के बीच में जो पार्ट होता है माउथ का, उसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। वहां पे जो आप रख सकते हैं, तो उसका भी पीक एक्शन जो है वो तकरीबन 4 to 10 मिनट्स में आता है। अगर आप लोग उसको भी 4 to 8 याद रखते हैं, कोई इसके अंदर मुजायका नहीं है, कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं करने वाला। लेकिन जो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो काफी ज्यादा, वो 10 टाइम्स ज्यादा है सबलिंगुअल नाइट्रेट से, 30 to 300 मिनट्स तक। थर्ड नंबर के ऊपर बच्चे जो आपको आता है दैट इज योर ट्रांसडर्मल जीटीएन। ट्रांसडर्मल यानी कि स्किन का कोई पैच लगा हुआ है जीटीएन का, तो इसका जो पीक एक्टिविटी होती है वो बहुत स्लो होती है, स्किन की से जो एब्जॉर्प्शन होती है, तो तकरीबन 1 to 3 आवर्स लगते हैं। और जो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी फिर ज्यादा देर रहता है, 24 आवर्स तक रहता है। फोर्थ नंबर पे बच्चे जो मेथड आता है दैट इज यूजिंग ओरल आइसो सॉर्बाइड डाइनाइट्रेट। ओरल आइसो सॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, तो ओरल आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट जो बंदा यूज करेगा उसकी पीक एक्टिविटी 45 to 120 मिनट्स के अंदर आएगी और पीक एक्टिविटी 2 to 6 आवर्स के अंदर आएगी। और जो ओरल आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट है, तो बच्चे इसका पीक एक्शन जो होता है वो भी 45 to 120 मिनट्स में आता है, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 6 to 10 आवर्स रहता है। अब मैं आपको ये बता दूं, आपकी मेडिसिन में दो ऐसे टेबल्स हैं वैल्यूज वाले जो कि आपकी टिप्स पे होने चाहिए, चाहे आप किसी भी कॉलेज को बिलोंग करते हैं, किसी भी प्रोविंस के अंदर हैं। एक नाइट्रेट्स के, ये जो टेबल मैंने भी ड्रॉ करवाया, दूसरा हम लोग एंडोक्रिनोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे इंसुलिन की प्रेपरेशन की जो टाइप्स होती है और उनका पीक और ड्यूरेशन एक्टिविटी जो होती है वो आपकी टिप्स पे होना चाहिए। जैसे भी याद करते हो करो, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई करने की, जरा सा ट्रेंड नोट कीजिएगा। सबलिंगुअल जीटीएन को आप लोग बस लिख लो कि इसकी पीक एक्टिविटी तकरीबन 4 to 8 मिनट्स में होती है, इसकी भी 4 to 8 मिनट्स कर लो, ठीक हो गया। दूसरा बच्चे इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी है वो आप लोग कर लो 30 मिनट्स और इसकी कर लो 300 मिनट्स। इसी तरह बच्चे आप जो ट्रांसडर्मल प्रेपरेशन है इसकी कर लो पीक एक्टिविटी 3 आवर्स और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, तो 24 इज इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। उसके बाद बच्चे ओरल आइसो और मोनो नाइट्रेट पे आ जाओ, तो दोनों की पीक एक्टिविटी 45 to 120 मिनट्स के अंदर है और ड्यूरेशन जो है दोनों का आप कर लो। इतना सिर्फ याद रखो कि डाइनाइट्रेट अगर 6 आवर्स है तो मोनोनाइट्रेट उससे जरा सा ज्यादा है, आप उसको बेशक 8 to 10 कर दो, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू तो आप लोग को आती हो ना, ताकि आप लोग बिल्कुल पेपर के अंदर या वाइवा में या क्लिनिकल लाइफ के अंदर ब्लैंक ना हो। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आप लोग ये देखो कि बीटा ब्लॉकर जैसे कौन से होते हैं जो कि हम लोग कॉमनली यूज। बच्चे बीटा ब्लॉकर्स पे जाने से पहले मैं आप लोगों को इनके जो कुछ बहुत कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स हैं 3-4, वो आप लोगों की टिप्स पे हमेशा होने चाहिए। बीटा ब्लॉकर्स के एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं उसके बाद में बीटा ब्लॉकर्स की डिटेल बताता हूँ। बहुत कॉमन जो बच्चे विटनेस किए गए हैं उसके अंदर नंबर 1 पे आता है ब्रेडी कार्डिया, नंबर 2 पे आता है बच्चे एवी ब्लॉक, नंबर 3 के ऊपर आता है हाइपोटेंशन और नंबर 3 पे आता है बच्चे रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी यानी कि एस्थमा की कंडीशन। क्योंकि आपको पता है बीटा ब्लॉकर जो नॉन सिलेक्टिवली हम लोग खास तौर पे यूज करते हैं वो बेसिकली आपके एयरवेज को भी ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक करने से मुराद ये है कि जो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन है उसको ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। अच्छा, कॉमनली जो बीटा ब्लॉकर यूज किए जाते हैं कार्डियो सेलेक्टिव जो कि कार्डियक मॉर्टेलिटी को भी मतलब प्रिवेंट करते हैं, उसके अंदर बच्चे बहुत कॉमनली जो आते हैं वो आता है स्लो रिलीज में मेटोप्रोलोल, ठीक हो गया। और मेटोप्रोलोल की जो डोज होती है वो तकरीबन 50 to 200 मिलीग्राम डेली की डोज हार्ट पेशेंट को एडवाइजेबल है। नंबर 2 पे बच्चे आती है बिसोप्रोलोल, और बिसोप्रोलोल जो है इसकी और भी कम डोज चाहिए, इतना अच्छा इसका इफेक्ट है 5 to 15 मिलीग्राम पर डे एनफ है। लेकिन ये ऐसी ड्रग्स हैं जो कि आप लोग खुद प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए एक्सपर्ट कंसल्टेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो आपकी ड्रग्स आती हैं वो आती हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स बच्चे कल ही मैंने आप लोगों को करवाई हैं कि दो तरह की मेन क्लासेस हैं।
तीन तरह की मेन क्लासेस हैं, सॉरी, एक है डायहाइड्रोपाइरिडीन, दूसरी है बच्चे आपकी वेरापामिल और तीसरी है आपकी डिल्टियाज़म। ठीक है, वेरापामिल और डिल्टियाज़म जो है बच्चे, मैंने आपको कहा कि कार्डियक डिप्रेसेंट इफेक्ट है इनका, और जो डायहाइड्रोपाइरिडीन हैं तो इनका कार्डियक डिप्रेसेंट इफेक्ट नहीं है। अब आप ये देखें कि डायहाइड्रोपाइरिडीन में किन के मुतालिक कौन सी ऐसी बहुत ज्यादा फेमस है जिनका आपको लाजमी पता होना चाहिए। तो बच्चे, नाइफ्टेपीन बहुत ज्यादा कॉमनली क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर यूज होती है, और एम्लोडिपीन, यानी कि एम्लोडिपीन तो इतनी कॉमनली यूज होती है कि इमरजेंसी में जो भी पेशेंट आता है तो हम लोग उसको एम्लोडिपीन देते हैं, जिसको हाइपरटेंसिव इमरजेंसी चल रही होती है। 2.5 टू 10 मिलीग्राम की डोज डेली आप दे सकते हैं पेशेंट को, लेकिन इमरजेंसी में अगर पेशेंट आए तो लोडिंग डोज 10 मिलीग्राम भी दे सकते हैं आप। नाइफ्टेपीन जो होती है बच्चे, ये भी 5 टू 20 मिलीग्राम एडवाइजेबल है एवरी 8 आवर, ये अब एवरी 8 आवर लिया, ठीक है, यानी कि पूरे दिन में आप लोग इसको तकरीबन 15 से 60 मिलीग्राम तक दे सकते हैं, लेकिन एम्लोडिपीन पूरे दिन में 2.5 टू 10 मिलीग्राम दे सकते हैं। और निकार्डिपीन बस ये दो कर लें, ये ठीक है, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो आपकी एम्लोडिपीन है ये अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग है, काफी ज्यादा देर तक आपको रिलीफ प्रोवाइड रखती है। अब आ जाते हैं बच्चे वेरापामिल के ऊपर और डिल्टियाज़म पे। तो इसका बच्चे एडवर्स इफेक्ट आपके एमसीक्यू में आता होता है कि वेरापामिल जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, इसका बहुत कॉमन एडवर्स इफेक्ट कौन सा है? तो बच्चे, ये कॉन्स्टिपेशन करवाती है, ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, क्योंकि जब कैल्शियम नहीं होगा तो गट की मोटिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन प्रोवोक कर सकती है। दूसरी चीज बच्चे, जो इसकी डोज होती है वो तकरीबन 40 टू 80 मिलीग्राम होती है। अच्छा, ये बता दूं कि हर चीज की डोज जरूरी नहीं है, लेकिन कॉमन कॉमन जो बहुत ड्रग्स हैं उनकी अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड। दूसरी एक और बात बच्चे, ये आप लोगों पे अपना भी डिपेंड करता है आप कितनी डोजेज याद करना चाहते हैं। जिस बच्चे को डोजेज अगर आती हैं उसका क्लिनिकल एक्यूमेन उतना ज्यादा एनहांस होगा, ठीक है, मतलब उसको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होने वाला। डिल्टियाज़म के अंदर बच्चे ये है 60 टू 120 मिलीग्राम की डोज होती है। और एक बात याद रखिएगा कि ये दोनों ड्रग्स बच्चे बेसिकली एंटी एरिथमिक्स के तौर पे भी यूज होती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बच्चे आप लोग आए नेक्स्ट ड्रग्स पे, तो आप लोग को ये बताऊं कि आपका था पोटाशियम चैनल का एक्टिवेटर कौन सा है। पोटाशियम चैनल के एक्टिवेटर के अंदर बच्चे जो टॉप पे ड्रग आती है दैट इज नेकोरेंडिल। और नेकोरेंडिल जो है तो ये बेसिकली 10 टू 30 मिलीग्राम की फॉर्म में दी जाती है, और पोटेशियम चैनल का ये वाहिद एक एक्टिवेटर मौजूद है। उसके बाद आता है बच्चे फनी चैनल का एंटागोनिस्ट, ठीक है। फनी चैनल जो होते हैं वो बेसिकली कार्डियक पेस मेकर जो होता है, ऐसे नोड उसके अंदर उसके एक्शन पोटेंशियल बनाने में बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो अगर आप उनको एंटागोनिस्ट देंगे तो उसकी वजह से बेसिकली ब्रेडिकार्डिया होगा, हार्ट पे बहुत ज्यादा एक्सर्शन नहीं होगी। जिनका बहुत ज्यादा सिवियर किस्म का हार्ट रेट चल रहा होगा, बहुत इंक्रीज, उसको थोड़ी सी कमी आने में और रेस्ट करने में मदद मिले। एक और बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, शायद और जगहों पे मेंशन ना हो, वो ये है कि जो बच्चे आपके बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ना, और जो आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं जिनका हार्ट पे इफेक्ट है, यानी वेरापामिल और डिल्टियाज़म। तो वेरापामिल और डिल्टियाज़म को हम लोग कहते हैं रेट लिमिटिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। डायहाइड्रोपाइरिडीन को हम लोग रेट लिमिटिंग नहीं कहते, क्योंकि उनके पेरिफेरी में इफेक्ट होते हैं, हार्ट पे इफेक्ट प्रोनाउंस्ड नहीं होते। लेकिन वेरापामिल और डिल्टियाज़म क्योंकि हार्ट पे एक्ट करती हैं तो ये हार्ट के रेट को मॉड्यूलेट कर सकती हैं। अब आप लोग ये देखें कि बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं ये हार्ट के रेट को इफेक्ट करती हैं, लेकिन साथ ही साथ पेरिफेरी में भी अपना इफेक्ट देती हैं। लेकिन जो फनी चैनल का एंटागोनिस्ट होते हैं बच्चे, ये इस मामले में बहुत ज्यादा काबिले सताइश हैं और ये अप्रिसिएबल हैं, और ये एक ही इनकी ड्रग फिलहाल जो है वो अभी अवेलेबल है। वो नाम भी मैं बता देता हूँ, और मैं बताता हूँ कि ये इसलिए अप्रिसिएबल है क्योंकि इनका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ हार्ट के ऊपर जो है वो प्रोनाउंस्ड है, या पेरिफेरी में एक्ट नहीं करते। तो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के अंदर ये बहुत सूटेबल चॉइस बनती है, लेकिन दवाई थोड़ी सी महंगी है, और इसका नाम है इवाब्रेडिन, ये फनी चैनल की एंटागोनिस्ट। जी, अब बच्चे आते हैं हम लोग अपनी इन्वेसिव टेक्निक्स के ऊपर, जिसके अंदर आती है पीसीआई और साथ ही साथ कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। बच्चे, पीसीआई का आपको वैसे ही पता है कि परक्यूटेनियस का मतलब है कि स्किन के थ्रू आप इन्वेड करेंगे और कॉरोनरी आर्टरीज को अप्रोच करेंगे, ठीक है। परक्यूटेनियस कॉरोनरी ये इसके अंदर जो इंटरवेंशन है, इसके अंदर बच्चे आप लोग क्या करते हैं कि स्टेंट्स प्लेस करते हैं, और ये कहा गया है कि पीसीआई इज मच मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट देन दो ऑल दोज ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू ट्रीट स्टेबल एंजाइना, ठीक है। ये प्रूवन रिसर्चेस हैं, और डेविडसन की भी ये लाइन है कि पीसीआई बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। दूसरी चीज बच्चे आपको ये पता होनी चाहिए कि जो आपकी कैबेज है, कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, आप लोग पहले भी बहुत दफा ये पढ़ के आ चुके हैं, इसके अंदर कौन कौन सी आर्टरी यूज होती हैं।
ग्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले बच्चे आपको ये बता दूं कि ग्राफ्ट में होता क्या है। ग्राफ्ट में ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये कॉरोनरी आर्टरी थी, यहाँ पे कोई बहुत सीवियर किस्म का थ्रोम्बस है जो कि रिमूव नहीं हो सकता या फिर जो अल्सरेट कर चुका है, तो फिर आप लोग क्या करते हैं कि इस सेगमेंट को पूरी की पूरी आर्टरी को इसको काटने के बजाय आप लोग क्या करते हैं, एक और आर्टरी लगा देते हैं जो कि इस रास्ते को बाईपास कर जाती है, और ब्लड फ्लो जो होता है बच्चे वो पेटेंट रहता है कि यहाँ से होने के बजाय यहाँ हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आपने आर्टरी जो यहाँ पे आके ग्राफ्ट की है, ये कौन सी होनी चाहिए? या तो ये आर्टरी हो सकती है कोई, या ये वेन हो सकती है। कौन सी वेसल आप यहाँ पे लगा सकते हैं? आपको पता है आर्टरीज में हम लोग कॉमनली जो यूज करते हैं वो होती है इंटरनल मेमोरी आर्टरी, ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे बच्चे आपकी इंटरनल मेमोरी जो आर्टरी होती है उसका दूसरा नाम ये होता है, उसको हम लोग इंटरनल थोरेसिक आर्टरी भी कहते हैं, उसको पैरास्टर्नल आर्टरी भी कहते हैं। और दूसरे नंबर पे बच्चे जो आपकी आर्टरी आती है वो आती है रेडियल आर्टरी। इन दोनों को आप लोग बाईपास ग्राफ्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। वेन्स अगर आप यूज करेंगे तो वेन में ग्रेट सफनेस वेन जो है ये बहुत ज्यादा एडवाइजेबल है, लेकिन याद रखिएगा कि वेन ग्रेट सफनेस वेन नीचे, या फॉर एग्जांपल आपका फुट है, फुट से ऊपर थाई की तरफ आ रही है ऐसे करके, तो इसके अंदर वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे, ठीक है। तो आपने जब भी मतलब वेन के बारे में एमसीक्यू आता है या पूछा जाता है, तो वेन आपने रिवर्स फॉर्म में लगानी होती है, इसको सीधा करके ऐसे, इसका साइड रुख चेंज करके, वरना ये ब्लड फ्लो को रोक देगी। तो आपने कहना है कि रिवर्स ग्रेट सफनेस वेन आप यूज कर सकते हैं, या इंटरनल मेमोरी और रेडियल आर्टरी यूज कर सकते हैं, और मैंने आपको वजह बता दी है कि उसमें वेल्व्स मौजूद होते हैं। इसके जरिए आप लोग ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। अब बच्चे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू एमसीक्यूज इसमें से आते हैं, ये वाइवा का क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे आपके क्लिनिकल लाइफ के लिए भी, कि पीसीआई और कैबिज का कंपैरिजन आपको आना चाहिए कि इनके डिफरेंसेस क्या हैं, इनकी कंपैरेटिव स्टडी क्या है। तो आए इनकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। जी बच्चे, ये है आपका टेबल कंपैरिजन का पीसीआई परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन और कैबिज का कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। बच्चे सबसे पहले ये देखिए कि परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन में डेथ रेट कम है, मोर्टेलिटी कम है, लेकिन कैबिज में डेथ रेट जरा सा ज्यादा है। मायोकार्डियल इंफेक्शन का रिस्क पीसीआई के दौरान ज्यादा होता है, मतलब आप हार्ट के साथ मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप उसके कंडक्टिंग सिस्टम को छेड़ सकते हैं जिसकी वजह से, और वैसे भी मायोकार्डियल इंफेक्शन का जो रेट है वो हो सकता है, ठीक है, और एरिथमियास का चांस भी। तो बेसिक और कैबिज के अंदर उससे भी ज्यादा है, 10% है। हॉस्पिटल स्टेज होता है बच्चे पीसीआई का काफी कम है, मतलब बमुश्किल 2 दिन आप क्या, 1 दिन का 1.5 दिन का कह लें, और कैबिज के अंदर 5 to 8 डेज का ये प्रॉपर प्रोसीजर है जिसके अंदर आपको ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद है रिटर्न टू वर्क 2 to 5 डेज में हो सकता है, कैबिज में 6 to 12 वीक्स में होगा। रिकरेंट एंजाइना बच्चे 15 to 20% एट 6 मंथ में मिल सकता है, और कैबिज में 10%। अब ये यहाँ पे पहला डिसएडवांटेज हमने पढ़ा है पीसीआई का, कि पीसीआई में कैबिज का जो रेट है वो काफी ज्यादा है 6 मंथ के ऊपर, ठीक है, और वहां पे कंपैरिजन किया है 1 ईयर का, लेकिन फिर भी पीसीआई का जो रेट है बच्चे उसके अंदर एंजाइना का रेट ज्यादा है। अच्छा, उसके बाद बच्चे रिपीट रीवास्कुलराइजेशन पे आए तो आप ये देखें कि 10 to 20% लोगों के अंदर हमें रिपीट वास्कुलराइजेशन जो होती है वो करनी पड़ती है पीसीआई के केस में, जबकि कैबिज के केस के अंदर रिपीट वास्कुलराइजेशन कम होती है। रिपीट रीवास्कुलराइजेशन से मुराद ये है कि जिस वेसल के अंदर आपने स्टेंट प्लेस किया वहां पर दोबारा एक सिक्स स्टीनोसिस डेवलप कर सकता है, ठीक है। कैबिज में ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने पूरी की पूरी वेसल नहीं लगा दिया तो वहां पे नहीं डेवलप करेगा। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस रेयर है। अब ये जो दो थे ना ये डिसएडवांटेजेस हैं पीसीआई के ओवर कैबिज, रिकरेंट एंजाइना और रिपीट रीवास्कुलराइजेशन का जो रेट है। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस रेयर है पीसीआई में, कैबिज के अंदर कॉमन है। और अदर कॉम्प्लिकेशंस के अंदर बच्चे आता है कि इमरजेंसी कैबिज आपको करनी पड़ सकती है। पीसीआई का ना ये बड़ा मुसीबत है, अगर अल्लाह ना करे पीसीआई जो होती है वो फेल हो जाती है या उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो आपको फौरन कैबिज परफॉर्म करनी पड़ेगी, और वो भी इमरजेंसी नंबर। और उसके अंदर मतलब आप देखें कि कितना बड़ा प्रोसीजर है कैबिज का, आपको एक वेसल को निकालना है एक एरिया से, पूरी बॉडी को प्रिपेयर किया है करना है, उस रीजन को प्रिपेयर करना है जहाँ से आपने वो वेसल रिमूव करनी है, उस वेसल को रेडी रखना है, फिर आपने वो जाके उधर ग्राफ्ट करनी है। अच्छा, उसके बाद बच्चे देखें वास्कुलर डैमेज रिलेटेड टू एक्सेस, वो भी पीसीआई में हो सकता है। कैबिज के अपने नुकसान हैं, जैसे वूंड पेन रहता है, जैसे चेस्ट आप देखेंगे ओपन करेंगे, इन्फेक्शन का रेट ज्यादा है, और डिफ्यूज मायोकार्डियल का रेट ज्यादा है। ये कंपैरिजन बिना किसी झिझक के आपको फुल टिप टू टो हेड टू टो मैंने कहा कि आपको आना चाहिए, ऊपर से नीचे तक सारे का सारा, ठीक हो गया। उसके बाद बचे जो नेक्स्ट टाइप आती है एंजाइना की, दैट इज बेसिकली योर प्रिंसमेटल एंजाइना। और जो प्रिंसमेटल एंजाइना होती है इसको हम लोग कहते हैं कोरोनरी आर्टरी का वेसोस्पैज्म है, ठीक हो गया।
अब कोरोनरी आर्टरी का जो वेजोस्पैज्म होता है, तो इसके अंदर आप ये देखते हैं कि कोई डिटेक्टेबल कोरोनरी एंजियोग्राफी पे आपको साइंस नहीं मिलते, इवन आपको इसके अंदर एंजियोग्राफी करनी भी नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग कोई और इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करवाएं, जैसे आप लोग ईसीजी करवा रहे हैं, इको करवा रहे हैं, तो ईसीजी के अंदर बच्चे आप लोगों को मिल सकता है एविडेंस ट्रांजिएंट या स्पॉन्टेनियस एसटी एलिवेशन का। ये चीज आपने याद रखनी है, लेकिन याद रखना मैंने वर्ड बोला है ट्रांजिएंट, वो थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद वैनिश हो जाता है। और इसके ट्रीटमेंट में बच्चे आप लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं, नाइट्रेट दे सकते हैं, बहुत इफेक्टिव इनका ये ट्रीटमेंट है। इसके अंदर जो कॉज होती है वो डिटरमिन नहीं होती, यही कहा जाता है कि मोस्ट प्रोबेबली न्यूरोलॉजिक मीडिएटेड होती है, ठीक हो गया। एक और बात यहाँ पे बताता चलूं, थर्ड ईयर की फार्माकोलॉजी में हम लोगों से बहुत टिपिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि व्हाई इज द यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रिंसमेटल एंजाइना। मैं वो भी यहाँ पे एनहांस करता चलूं। बच्चे आपको पता है कि हार्ट के अंदर जो हार्ट का मसल है मायोकार्डियम, और उसके अंदर जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उनके ऊपर बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर की अबंडेंस होती है। तो जब आप बीटा ब्लॉकर देंगे नॉन स्पेसिफिकली, तो वो आपके कोरोनरी आर्टरीज का भी वेजोस्पैज्म करवा सकते हैं बाय एंटागोनाइजिंग द रिएक्शन द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन कोरोनरी आर्टरीज एज वेल एज द मस्कुलेचर ऑफ हार्ट, जिसकी वजह से बच्चे जो हार्ट है वो मतलब बीटा 2 जो रिसेप्टर्स होते हैं वो रिलैक्सेशन के लिए मशहूर है। तो कोरोनरी आर्टरीज की रिलैक्सेशन होने के बजाय ज्यादा वेजोस्पैज्म हो जाएगा, एग्रेवेट करेगा। तो प्रिंसमेटल एंजाइना में बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट टॉपिक पे अगर आप आए तो उसके अंदर आता है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। और एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में दो एंटिटीज आ जाती हैं। एक आता है आपका अनस्टेबल एंजाइना जिसको हम लोग कहते हैं क्रिसेंडो एंजाइना, और दूसरे नंबर पे बच्चे आपका आता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अब आप लोग ये देखें कि इनके अंदर पैरामाउंट डिफरेंस क्या है। जो अनस्टेबल एंजाइना होता है बच्चे, इसके जो सिम्टम्स होते हैं, मतलब ये रैपिडली ऑनसेट का होता है, न्यू हो सकता है, सडन हो सकता है, और इसके जो सिम्टम्स हो सकते हैं ये रेस्ट पे हो सकते हैं, ठीक है, रेस्ट पे ही होते हैं यूजुअली, या फिर मिनिमल एक्सर्शन के ऊपर होते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर मायोकार्डियल डैमेज का एविडेंस आपको नहीं मिलता, मायोकार्डियल इस्कीमिया इसके अंदर आपको नहीं मिलता। जबकि एमआई जिसको हम टिपिकली कहते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर भी रेस्ट के ऊपर ही सिम्टम्स होते हैं, लेकिन आपको मायोकार्डियल इस्कीमिया मिलता है। इस्कीमिया क्या होता है बच्चे? इस्कीमिया इज एक्चुअली लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, ठीक है, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। तो इस्कीमिया का जो एविडेंस होगा वो आपको हार्ट में इंफार्क्ट की फॉर्म में मिलेगा, जबकि ये वाले जो आपको इंफार्क्ट्स हैं, ये इंफार्क्ट्स आपको अनस्टेबल एंजाइना में नहीं मिलते। तो आप ये देखें कि चूंकि मायोकार्डियल डैमेज तो हो रहा है एमआई के अंदर, तो एमआई में जो आपके कार्डियक एंजाइम्स होते हैं, ट्रोपोनिन हो गया, सीके हो गया, ये एलिवेटेड होंगे, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज हो गया, या एलिवेटेड होंगे, मायोग्लोबिन एलिवेटेड होगा। लेकिन अनस्टेबल एंजाइना के अंदर चूंकि मायोकार्डियल डैमेज नहीं हुआ, तो इन एंजाइम्स की प्रोफाइल कराने का कोई पर्पस बनता नहीं है, हमें ईसीजी पे ज्यादा रिलाय करना पड़ता है। बच्चे ये एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, रीड करवाना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन कभी आपसे पूछा जाए कि डायग्नोसिस क्या है, कैसे हम करते हैं, क्राइटेरिया क्या है एक्यूट एमआई का, तो ये 4 लाइंस जो हैं ये आपको आनी चाहिए। मैं आपको समझा देता हूँ। ये डिटेक्शन ऑफ अराइज और फॉल ऑफ कार्डिक बायोमार्कर वैल्यूज, preferably cardiac troponin with at least one value above the 99th percentile upper reference limit and with at least one of the following। अब ये बात क्या की है? कहता है कि कार्डियक बायोमार्कर जिसके अंदर हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड यूज करते हैं, कार्डियक ट्रोपोनिन, उसकी एलिवेशन होना या उसका फॉल होना अबव 99th परसेंटाइल, ठीक हो गया, एक वैल्यू ये हो गई, और उसके साथ इनमें से जो 5 फीचर्स इसने दिए हैं उसमें से किसी एक चीज का प्रेजेंट होना। अब वो कौन कौन से फीचर्स हैं जरा वो देख लेते हैं। या तो सिम्टम्स हो इस्कीमिया के, या फिर न्यू या प्रिज्यूम्ड न्यू सिग्निफिकेंट एसटी सेगमेंट चेंजेस हो, ठीक है, एसटी सेगमेंट या टी वेव चेंजेस। इसके अलावा न्यू लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जो पहले एग्जिस्ट ना करता हो, या पैथोलॉजिक क्यू वेव्स आपको मिले। और पैथोलॉजिक क्यू वेव्स हम कहते हैं इसको, जैसे कोई पुराना एमआई का इंफार्क्ट हो तो उसके अंदर भी आपको पैथोलॉजिक क्यू वेव्स मिल जाती हैं। उसके बाद वैसे नए वाले में भी आपको पैथोलॉजिकली एनहांस्ड हो सकती हैं। फोर्थ में बच्चे है कि इमेजिंग एविडेंस आपको शो करे लॉस ऑफ वायबल मायोकार्डियम के, जो लिविंग मायोकार्डियम था उसका डिस्ट्रक्शन हुई है, या रीजनल वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटी। और वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटी से मुराद ये कोई सेप्टम का डिफेक्ट भी हो सकता है, वेंट्रिकल की अपनी वॉल का कोई डिफेक्ट हो सकता है, और इंट्राकॉर्नरी थ्रोम्बस मिले आपको एंजियोग्राफी से, ठीक है, या पोस्टमार्टम पे मिले। ये वो 5 चीजें हैं कि ये डिफाइन करती हैं कि इंसान को मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ है या नहीं।
तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे, मैंने कहा कि ये जरूरी है, ये आपको दिखा दूं। जी बच्चे, उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स पे अगर आप लोग आए, ये मैं आप लोग को खुद व्हाइट बोर्ड पे जॉट डाउन करके इस वजह से नहीं बता रहा क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इनकी पिक्चर ले लें, अपने पास नोट कर लें और मेरे साथ समझ लें तो ये आपको ज्यादा काम आएंगे। सिम्टम्स के अंदर बच्चे ये है, आप लोग जो बात कर रहे थे कंपैरेटिव स्टडी की, तो उस इंशाल्लाह ताला उसमें आपको हेल्प होगी जब आप ये सिम्टम्स को समझेंगे कि एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम के अंदर यानी कि एमआई भी आ रहा है और अनस्टेबल एंजाइना भी आ रहा है। तो इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? प्रोलॉन्ग कार्डिक पेन हो सकता है जो कि चेस्ट में भी हो सकता है, थ्रॉट तक भी जा सकता है, आर्म्स में भी आ सकता है, एपिगैस्ट्रियम में भी जा सकता है और बैक में भी जा सकता है। इसके अलावा एंजाइटी है और फियर ऑफ इम्पेंडिंग डेथ, बंदे को लगता है कि मैं फोत हो जाऊंगा। उसके बाद है नोजिया एंड वॉमिटिंग, फिर है ब्रेथलेसनेस और कोलैप्स एंड सिनकोपी। ये कैरेक्टरिस्टिक इसकी फीचर्स हैं। और ब्रेथलेसनेस जो है बच्चे, उसके अंदर एक एंजाइटी का फीचर भी हो जाता है और कार्डिक कॉम्प्रोमाइज का फीचर भी आ सकता है उसके अंदर। इसके अलावा बच्चे नोजिया एंड वॉमिटिंग बेसिकली इस वजह से है कि जब भी मायोकार्डियल डैमेज होता है या किसी टिश्यू का डैमेज होता है तो ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जो कि आपके एरिया पोस्टीमा या ब्रेन स्टेम को ट्रिगर करते हैं। ये एक वजह हो सकती है इसके अंदर नोजिया की। ठीक हो गया। और कोलैप्स, क्योंकि जीआईटी तो वैसे आपका नॉर्मल है, तो उसका मतलब है कोई हेमाटोजेनस ही कॉज बनती है नोजिया और वॉमिटिंग की। और कोलैप्स और सिनकोपी ऑब्वियसली ये कार्डियक कॉज से रिलेटेड है। अगर आप लोग फिजिकल साइंस को स्टैब्लिश करें यहाँ पे, फिजिकल साइंस कौन कौन से होते हैं, तो बच्चे इसमें है कि साइंस ऑफ सिंपैथेटिक एक्टिवेशन, यानी कि ऑब्वियसली एंजाइटी तभी हुई है ना जब आपको इंक्रीज हुई है सिंपैथेटिक एक्टिवेशन, उसकी वजह से हो जाएगी। और या आप ये कह लें कि एंजाइटी के बाद आपकी सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो जाती है, मतलब दोनों इंटर रिलेटेड हैं। तो उसके अंदर आपको पैलर मिलेगा, स्वेटिंग मिलेगी और टैकीकार्डिया मिलेगा। अब उसको कंपेंसेट करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और वेगल एक्टिवेशन होगी, तो वॉमिटिंग हो सकती है और साथ ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। साइंस ऑफ इम्पेयर्ड मायोकार्डियल फंक्शन, ये ज्यादा जरूरी है आपके लिए क्लिनिकली आइडेंटिफाई करना। कभी भी आपको एमआई का पेशेंट मिले, फॉर एग्जांपल एक्यूट केस में तो आपको नहीं दिया जाएगा ना वो हैंडल करने के लिए एग्जाम में, लेकिन जब इंशाल्लाह आप लोग हाउस जॉब में जाएंगे तो आपने ही डील करना है ऐसे पेशेंट्स को। तो हाइपोटेंशन मिलेगी, ओलिग्यूरिया मिलेगा, एंजाइटी की वजह से भी यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, और कोल्ड क्लैमी आपको मिलेंगी पेरिफ्रीज। ठीक हो गया, बिल्कुल ठंडे पांव पड़े होंगे। दूसरी चीज बच्चे, पल्स प्रेशर नैरो हुआ होता है। पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। इसके अलावा बच्चे आप ये देखें कि जो जगुलर वीनस प्रेशर है वो रेज्ड मिलेगा। वो क्यों रेज्ड मिलता है बच्चे? जेवीपी इस वजह से रेज मिलती है कि हार्ट जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा सही तरीके से, वो ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा क्योंकि इट हैज अंडरगॉन एमआई या फिर अनस्टेबल एंजाइना। तो ऊपर की तरफ जो वीनस रिटर्न होगा वो वापस नहीं उसमें इजीली आएगा, वो आता भी जाएगा तो हार्ट की इतनी कैपेसिटी है कि वो लिमिटेड अमाउंट के ब्लड को अकोमोडेट कर सके। जब वो लिमिटेड से ज्यादा अनलिमिटेड हो जाएगा तो वो बैक पुश मिलेगी ब्लड को। जब बैक पुश मिलेगी ब्लड को हार्ट से, तो वो वेन्स में ही एक्यूमुलेटेड रहेगा। तो जो कैरेक्टरिस्टिक वेन जहां से आप लोग ऑब्जर्व करते हैं वो होती है जगुलर वेन, इंटरनल जगुलर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आपकी जगुलर वेन है तो ये ही बेसिकली सेंट्रल वीनस प्रेशर का इंडिकेटर होती है। इसके अलावा थर्ड हार्ट साउंड आपको इसके अंदर मिल सकती है। ठीक है, यंग लोगों में वो नॉर्मल भी हो सकती है, मैं काफी दफा ये बात बता चुका हूँ, और एमआई के केस में एबनॉर्मल पैथोलॉजिक भी हो सकती है। क्वाइट फर्स्ट हार्ट साउंड, डिफ्यूज एपिकल इंपल्स मिलेगी, लंग में क्रैक्स मिल सकती हैं आपको। फॉर एग्जांपल लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है तो लेफ्ट वेंट्रिकल अगर आगे ब्लड पुश नहीं करेगा तो वो बैकवर्ड पुश जाएगी लेफ्ट एट्रियम को, लेफ्ट एट्रियम से बाकी वापस की तरफ पुश जाएगी पल्मोनरी वेन्स को, और पल्मोनरी वेन से जाएगी लंग्स में, तो लंग्स में आपको क्रैक्स मिल सकते हैं। ठीक है, लो ग्रेड फीवर मिल सकता है, और इसकी कॉम्प्लिकेशन जो कि नोटोरियस है, इनफेमस है, इसके अंदर माइट्रल डिगर्जिटेशन और पेरिकार्डाइटिस भी आ जाता है। मैं बाकी कॉम्प्लिकेशंस भी आपको साथ। ओके, ये देखिए बच्चे, मैंने आप लोगों के लिए जॉट डाउन किया है इसके अंदर कि ये कौन से ऐसे एक स्कोरिंग सिस्टम मौजूद है जो कि एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम की रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करता है कि पेशेंट को कितना ज्यादा के हाई रिस्क पेशेंट है, लो रिस्क पेशेंट है, मॉडरेट है, किस किस्म का इसका रिस्क है। तो अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट डज ग्रेस स्कोर स्टैंड फॉर। तो ग्रेस से बनता है बच्चे, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी आप लोगों के लिए, ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ एक्यूट कॉरोनरी इवेंट्स। ग्रेस स्कोर इसको कहते हैं। इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं मेन, और 3 होते हैं अदर कंपोनेंट्स। जो 5 मेन कंपोनेंट होते हैं बच्चे, इसके अंदर नंबर 1 पे आता है किलिप क्लास। व्हाट इज किलिप क्लास? किलिप क्लास बच्चे एक और स्कोरिंग सिस्टम है, क्लासिफिकेशन सिस्टम है। हार्ट फेलियर की सिवियरिटी को क्लासिफाई करना अकॉर्डिंग टू इट्स क्लिनिकल साइंस।
किलिप क्लास 1 का मतलब होता है कि नो हार्ट फेलियर। किलिप क्लास 2 का मतलब होता है क्रैकल्स हैं हाफ चेस्ट के अंदर, बेजल रीजन से लेके मिड लंग तक हाफ क्रैकल्स आपको, मतलब हाफ लंग में क्रैकल्स मिले हैं, तो ये क्लास 2 है किलिप की। अच्छा, अगर आपको क्रैकल्स मिले हैं लंग फील्ड्स के अंदर तमाम के तमाम पूरे के पूरे लंग्स में, तो ये किलिप क्लास 3 होगी, बेस से लेके एपेक्स तक। और अगर आपको क्लास 4 जाननी है तो क्लास 4 में कार्डियोजेनिक शॉक होता है, ठीक है, हाथ की कॉन्ट्रैक्टाइल इफेक्ट होता है वो बिल्कुल खत्म हुआ होता है और आपको आर्टिफिशियल सपोर्ट देना पड़ती है डोब्यूटामीन, एड्रीनालीन की फॉर्म में, डोपामीन की फॉर्म में हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए। तो ये किलिप क्लासेस हैं 4 हार्ट रेट की सिवियरिटी को क्लासिफाई करने के लिए। उसके बाद बच्चे आप लोग आ जाए, दूसरा इसका पैरामीटर होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तीसरा होता है हार्ट रेट, चौथा होता है एज, पांचवा होता है सीरम क्रिएटिनिन लेवल। ये इसके 5 मेन क्राइटेरिया जो यूज होते हैं। जो 3 अदर रिस्क फैक्टर्स आते हैं इसके अंदर आता है कार्डियक अरेस्ट एट एडमिशन, दाखिल होने पे दिल का दौरा पड़ना, एसटी सेगमेंट की डेविएशन कितनी है, एलिवेशन है या डिप्रेशन है, और एलिवेटेड कार्डियक एंजाइम लेवल्स हैं या नहीं है। तो आप ये देखें कि ये 5 इसके मेन कंपोनेंट है और 3 इसके अदर माइनर कंपोनेंट्स हैं। माइनर आप ना भी कहें तो आप ये कहें अदर कंपोनेंट्स हैं, लेकिन आपसे ये कोई भी नहीं कहने वाला कि ग्रेस स्कोर कैलकुलेट करके दिखाओ। ठीक हो गया, क्योंकि हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी ग्रेस स्कोर बिल्कुल मतलब हमें ना सिखाया जाता है, ना करवाया जाता है, ना किया जाता है। तो हमारे तो यहाँ पे अंदाजे ही बस चलते हैं। अगर हम लोग आप लोग आके देखेंगे खुद भी आप लोगों को पता चल जाएगा। मे भी ये चीज ऐसी ना हो किसी जगह पे करवाया भी जाता हो, लेकिन आप लोगों के लिए सिर्फ ये पता होना जरूरी है कि ग्रेस स्कोर क्या होता है, किलिप क्लास क्या होती है, और ग्रेस स्कोर के कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं। जब बच्चे हम लोग इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस हम लोग को कैरी आउट करनी पड़ती हैं डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए अनस्टेबल एंजाइना और मायोकार्डियल इंफार्क्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए, तो यहाँ पे आपको ये कंपैरिजन लाजमी बच्चे पता होना चाहिए कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन को हम लोग कहते हैं एसटी सेगमेंट एलिवेशन, मतलब ये डिसऑर्डर है, ठीक है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है। और जो बच्चे अनस्टेबल एंजाइना होती है उसको हम लोग कहते हैं कि ये नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है। बच्चे अक्सर ये भूल जाते हैं कि ये एसटी सेगमेंट एलिवेशन और ये क्या है। लोग ये समझते हैं कि एसटी सेगमेंट एलिवेशन से ही रिलेटेड है बस एमआई। नो, आपने ये याद रखना है कि इन दोनों की मैनिफेस्टेशन ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम होती है, लेकिन फर्क इतना है कि इनके अंदर जो मायोकार्डियल डैमेज का एविडेंस है वो अनस्टेबल में आपको नहीं मिलता, जबकि एमआई में आपको मिलता है। तो एमआई को हम लोग कहते हैं एसटी सेगमेंट एलिवेशन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, और अनस्टेबल एंजाइना को हम लोग कहते हैं नॉन स्टेबल नॉन एसटी एलिवेशन नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। ठीक हो गया। अब बच्चे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कौन कौन सी लीड्स में हम लोग को कौन कौन सा इन्फार्क्ट या स्किमिया देखने को मिलता है, उसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं अपनी वेव चेंजेस पे। जी, तो बच्चे सबसे पहली चीज जो आपकी ये बनती है कि कभी भी अगर किसी बंदे को एंट्रोसेप्टल इंफार्क्ट हुआ है तो उसके अंदर जो वेव चेंजेस होंगी, ईसीजी की जो चेंजेस होंगी, वो आपको मिलेंगी लीड V1 से लेके V4 तक, जो कि आपकी चेस्ट लीड्स होती हैं। अगर किसी बंदे को बच्चे एंट्रोलैटरल इंफार्क्ट हुआ है, यानी कि हार्ट के एंटीरियर और लैटरल पोर्शन का जो इंफार्क्ट है, उसकी चेंजेस बच्चे आपको मैनिफेस्ट होती हैं लीड नंबर V4 से लेके V6 तक। ठीक हो गया। और साथ ही साथ AVL के अंदर और लीड जो बाइपोलर होती है लीड नंबर 1 उसके अंदर भी मिलता है। तीसरा जो बच्चे आपको बात बतानी है यहाँ पे इंपॉर्टेंट वो है कि जब भी कभी आपको इंफीरियर इंफार्क्ट की पिक्चर देखनी है, तो इंफीरियर इंफार्क्ट यानी कि नीचे जो आपकी इंफीरियर पार्ट है आपका हार्ट का, जो कि डायफ्राम पे रेस्ट कर रहा है, तो उसका आपने जब भी देखना है तो वो आपको मिलेगा लीड नंबर 2, लीड नंबर 3, और साथ ही साथ आपको मिलेगा AVF के अंदर उसका वेव चेंजेस मिलेंगी। चौथे नंबर पे बच्चे अगर आप लोग आए तो जो आपको मिलता है वो होता है कि आपको जो हार्ट का पोस्टीरियर वॉल है, यानी कि पोस्टीरियर वॉल को बेसिकली हम लोग बेस ऑफ द हार्ट कहते हैं ना, तो पोस्टीरियर वॉल का जो एविडेंस होता है बच्चे वो आपको नहीं मिलता, मतलब एसटी सेगमेंट एलिवेशन या क्यू वेव्स की फॉर्म में नहीं मिलता, बल्कि इसको डिटेक्ट करने के लिए आपको रेसिप्रोकल चेंजेस देखनी पड़ती हैं कि बाकी बाकी लीड्स में क्या हो रहा है। जैसे अगर आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि तो इंफीरियर इंफार्क्ट जो होता है वो बेस्ट शोन होता है लीड 2, 3 AVF के अंदर, लेकिन इसी वक्त आपको रेसिप्रोकल चेंजेस, रेसिप्रोकल लीड्स मिलती हैं। जो चेंजेस फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि यहाँ पे आपको एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिल रहा है ना 2, 3 और AVF में, तो इसी के ऑपोजिट आपको एसटी सेगमेंट
डिप्रेशन मिलेगा ऑपोजिट लीड्स में, जो कि बनती हैं लीड 1 एवीएल और एंटीरियर चेस्ट लीड्स। यानी कि जो लीड्स, आपने एक बात मेरी याद रखनी है ईसीजी देखने का एक असूल, कि एंट्रोसेप्टल के अंदर अगर V1 से V4 वेव्स में एसटी सेगमेंट एलिवेशन आपको मिल रही है मायोकार्डियल इंफार्क्शन के केस में, तो बाकी जो लीड्स होंगी उनके अंदर आपको एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिलेगा। इसी तरह एंट्रोलैटरल लीड्स के अंदर अगर V4 से V6 एवीएल और लीड 1 में एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिल रही है तो बाकियों में डिप्रेशन मिलेगा। इसी तरह इंफीरियर में भी इसने यह कहा है कि लीड 2, 3 और एवीएफ में अगर एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिल रही है तो बाकियों में रेसिप्रोकल चेंजेस मिलेंगी, यानी कि उल्टी चेंजेस मिलेंगी। और जो पोस्टीरियर इंफार्क्ट होता है बच्चे, इसके लिए कोई स्पेसिफिक लीड्स जो है वो एज सच एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इसकी चेंजेस को हम लोग डिटेक्ट करने के लिए और रेसिप्रोकल चेंजेस को, जैसे जो आपको एक कॉमन इंस्टेंस देता चलूं कि पोस्टीरियर वॉल के इंफार्क्ट को देखने के लिए अगर आपको रेसिप्रोकल चेंजेस मिल रही हैं, सिर्फ रेसिप्रोकल चेंजेस मिल रही हैं कि एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन मिल रहा है और साथ ही साथ एक टॉल आर वेव्स मिल रही हैं लीड V1 से लेके V4 तक, तो फिर आप लोग ये कह सकते हैं कि ये पोस्टीरियर वॉल का इंफार्क्ट है। ठीक हो गया बच्चे? मैंने ये सोचा कि आप लोगों को ये लीड्स मैं बता रहा हूं तो आप लोगों को हार्ट का स्ट्रक्चर तो बताऊं, एनाटॉमी तो बताऊं हार्ट की, जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी है, क्योंकि मुझे पता है कि मेजॉरिटी बच्चों को भी नहीं याद होगा कि हार्ट की सर्फेसिस वगैरह कौन सी हैं। तो आप ये देखें कि जो नीचे ऑरेंज कलर की सर्फेस शो की गई है, ये होती है हार्ट की डायफ्रामेटिक सर्फेस, जिसको हम लोग कहते हैं हार्ट की इंफीरियर सर्फेस, जो कि डायफ्राम के ऊपर रेस्ट कर गई है। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया कि इस इंफीरियर सर्फेस का कभी इंफार्क्ट होगा तो चेंजेस आपको मिलेंगी लीड 2, 3 और एवीएफ में एसटी एलिवेशन मिलेगी। इसी तरह बच्चे जो हार्ट की पोस्टीरियर सर्फेस है, ये वाली जहां पे मेरा एरो मूव कर रहा है, लेमन कलर की जो सर्फेस है, बेस इसको हम कहते हैं। पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ हार्ट को बेसिकली हम लोग बेस कहते हैं, जो कि पोस्टीरियरली शो होती है, और इसकी चेंजेस को आप लोग हमेशा रेसिप्रोकल चेंजेस से डिटेक्ट करते हैं। इसकी अपनी कोई स्पेसिफिक लीड्स नहीं है, या आप ये कह लें कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक एसटी एलिवेशन क्यू वेव्स प्रोड्यूस नहीं होती। तो अगर आपको एसटी सेगमेंट डिप्रेशन और टॉल वेव मिल रही है, टॉल आर वेव V1 से V4 में, तो आप लोग कहेंगे कि बेस का इंफार्क्ट हुआ है। इसी तरह बच्चे अगर एंटीरियर सर्फेस की बात की जाए तो ये जो पूरा जहां पे मेरा एरो मूव कर रहा है, ये येलो लेमन कलर वाली और ऑरेंज कलर वाली सर्फेस के को ऊपर से जो ब्रिज कर रही है सर्फेस, दैट इज बेसिकली योर एंटीरियर सर्फेस। ठीक है, एंटीरियर सर्फेस के अंदर बच्चे आ जाती है पूरी की पूरी एंट्रोलैटरल सर्फेस और सिर्फ एंट्रोसेप्टल। अगर सेप्टम के साथ वाली इन्वॉल्वमेंट है तो V1 से V4 की चेंजेस मिलेंगी। अगर एंट्रोलैटरल सर्फेस की है, यानी कि थोड़ा सा और लैटरली आप आ जाए लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड वाली जो सर्फेस होती है उसको हम लोग लैटरल के अंदर ज्यादा काउंट करते हैं कंपेयर टू राइट साइड की सर्फेस। इवन के कुछ बुक्स के अंदर ये जो पर्पल कलर की, इंडिगो कलर की सर्फेस इसने शो की है, इसको कहा ही नहीं जाता, मतलब कहा जाता है कि राइट साइड की सर्फेस एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब उसको इकट्ठा इंटीरियर में ही काउंट कर लेते हैं ना। तो लेफ्ट साइड वाली को लेटरल में काउंट किया जाता है, तो फिर आप लोग कहते हैं कि V4, V5, V6 की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है एंट्रोलैटरल देखने के लिए, साथ एवीएल और 1 लीड। ठीक हो गया? तो ये आपके हार्ट की सर्फेसेस थी। अब आपको मैंने एनाटॉमिकली भी बता दिया कि कौन कौन सी सर्फेस जो है वो किस किस लीड के साथ रिलेटेड है। जी बच्चे, अब ये मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम निकाली है जिसमें मैंने आप लोगों को ये समझाना है, इवन डेविडसन में भी ये दी हुई है और कैप्लान का मुझे आइडिया नहीं है कि उसमें ये इस तरह डायग्राम की फॉर्म में दिया है ये वाली बात या नहीं दी हुई, लेकिन ये बेसिकली टेम्पोरल चेंजेस एंड टेम्पोरल से मुराद होता है विद टाइम एक्यूट एमआई के अंदर किस किस्म की चेंजेस आती हैं जो कि बाद में रिजॉल्व होने लग जाती हैं। ठीक है, ये चेंजेस का सीक्वेंस आपकी टिप्स पे होना चाहिए। अगर आपको ये चेंजेस नहीं आती तो आप लोग ना क्लिनिक में, ना यूएसएमएलई वाले बच्चे, ना अभी जो पाकिस्तान में जिन्होंने रहना है एचसीपीएस कार्डियोलॉजी करना वो, ना आप लोग अभी अपने फाइनल ईयर में कहीं पे भी आप लोग ये नहीं बता सकते कि पेशेंट जो है वो किस फेज से गुजर रहा है। तो काइंडली इसको नोट कीजिए कि सबसे पहले अपेयर होती हैं एक्यूट एमआई के अंदर जॉइंट पॉजिटिव टी वेव्स। ठीक है, जिनका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है और वो नियरली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की जो हाइट होता है उसको मैच करता है। प्लीज इस डायग्राम को देखिए, मेरे एरो को देखिए। उसके बाद बच्चे एसटी सेगमेंट एलिवेशन आपको मिलती है जब तक पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल आता है, तब तक ये डेवलप हो चुका होता है। फिर बच्चे आप ये देखें, ऐसे भी हो सकता है कि वो आए और सिर्फ टी वेव्स ही हो, लेकिन मैं आपको वैसे नॉर्मल एक बता रहा हूँ कि जितना ड्यूरेशन लगता है और जितनी देर में पता चलता है। उसके बाद बच्चे क्यू वेव्स की डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। आप ये देखें कि ये क्यू वेव जो है, ये वाली जहां पे मेरा एरो, ये कितनी प्रोमिनेंट हो गई है, और जो आर वेव है बच्चे वो बिल्कुल खत्म हो गई है। वरना नॉर्मली क्या होता है, क्यू आर एस, तो ये आर वेव देखें कितनी ज्यादा डिमिनिश कर गई है।
उसके बाद है बच्चे रिटर्न ऑफ एसटी सेगमेंट टू नॉर्मल, आहिस्ता आहिस्ता एसटी सेगमेंट नीचे की तरफ उतरता है और आइसोइलेक्ट्रिक लाइन की तरफ आता है। आइसोइलेक्ट्रिक लाइन बेसिकली वो लाइन होती है, ये देखें जैसे मेरा एरो जहां पे मूव कर रहा है, जो बेस लाइन होती है जीरो जिसको हम कहते हैं, जहां से आपकी वेव्स स्टार्ट होती हैं और खत्म होती हैं, जो कि डिफरेंशिएट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव साइड ऑफ वेव्स को। तो आप ये देखें कि यहाँ पे टी वेव इन्वर्जन भी आपको साथ साथ मिलना स्टार्ट हो जाती है। फिर लॉस होता है, लॉस ऑफ आर होता है विद क्यू एस पैटर्न, ठीक है, आर वेव बिल्कुल खत्म होने लग जाती है। फिर रिटर्न होता है टी वेव का नॉर्मलिटी की तरफ। और अच्छा, ये अब आपका नॉर्मल सीक्वेंस है, ठीक है, यहां तक बच्चे आपकी फिर ईसीजी नॉर्मल हो जाती है। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे इसने अगला एरो नहीं लगाया, क्योंकि जो आखिरी वाली वेव है ये एक सेपरेट एक चीज ये शो कर रहा है कि अगर आपको ये चेंजेस नहीं मिलती है एक बंदे में, ये सीक्वेंशियल चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और आपको परसिस्टेंट एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलती है, तो फिर आप सस्पेक्ट करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म को। तो डेविडसन में भी बच्चे ये वाली डायग्राम्स बनी हुई हैं, यहाँ पे भी बनी हुई हैं, और साथ कुमार एंड क्लास में भी हैं। तो मैं आपको कह रहा था कि इसलिए आप लोग, ये डायग्राम मुझे ज्यादा अच्छी लगी है एक और बुक से, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को ये वाली डायग्राम पहले करवा दूं। यही बेसिकली इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं, ठीक हो गया। सो बच्चे अभी तक हम लोग डिटेल में क्या पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर आप लोग ईसीजी कराएंगे, उसके अंदर आपको एमआई से रिलेटेड और अनस्टेबल एंजाइना से रिलेटेड ईसीजी की सारी चेंजेस का बताया है। ये बताया किस लीड में किस तरह का किस किस लीड को आप लोग यूज करेंगे, कौन से वाले वॉल का एमआई पिक करने के लिए। फिर मैंने आप लोगों को वेव की चेंजेस बता दी हैं। उसके बाद मैंने आपको उससे पहले ये भी बताया था कि एमआई में एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगा, अनस्टेबल में एसटी सेगमेंट एलिवेशन नहीं होगा। और यूजुअली हम लोग यही कहते हैं कि 1 मिलीमीटर से ज्यादा हो तो वो डायग्नोस्टिक होता है एलिवेशन एसटी सेगमेंट का। उसके बाद बच्चे दूसरा टेस्ट जो इसके अंदर आता है वो आता है कार्डिक मार्कर्स का। कार्डिक मार्कर्स का जो ग्राफ था वो मैंने आप लोगों को कल भी बताया, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ट्रोपोनिन होता है वो बेसिकली डायग्नोस्टिक होता है। उसके बाद बच्चे तीसरे नंबर पे अगर आप लोग आ जाए अदर ब्लड टेस्ट में, तो आप लोग सीबीसी करवा सकते हैं, जिसके अंदर आपको ल्यूकोसाइटोसिस मिल सकता है और साथ ही साथ आपको ईएसआर भी रेज मिल सकता है। चेस्ट एक्सरे बच्चे अगर आप लोग करवाएं तो चेस्ट एक्सरे के अंदर आपको कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग मिलती है, वो होती है पल्मोनरी एडिमा की। और इसके अलावा बच्चे और जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, बस इको की तरफ आप लोग तब आते हैं जब आप लोगों ने स्पेसिफिकली कोई बहुत ही हिस्ट्री ऐसे इंडिकेट कर रही हो जैसे थ्रोम्बस वगैरह की, तो फिर आपने कुछ देखना हो तो आप लोग इको इमरजेंसी में करवाते हैं, वरना इन चीजों की बेस पर डायग्नोसिस हो जाता है, ठीक है। लेकिन इको जो है वो बहुत यूजफुल होती है लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के फंक्शन को असेस करने के लिए। म्यूरल थ्रोम्बस खास तौर पे जो भी मैंने आपको बताया, एक वेव चेंज थी, परसिस्टेंट एसटी सेगमेंट एलिवेशन अगर रहती है तो आप लोग लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म सस्पेक्ट करते हैं, तो उस केस में आपको इकोकार्डियोग्राफी हेल्प करती है। उसके बाद आते हैं बच्चे हम लोग इनकी मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट को आपने दो वेज में डिस्कस करना है, एक होती है इमीडिएट मैनेजमेंट और एक होती है थोड़ी सी लेटर मैनेजमेंट, तो वो दोनों मैं आप लोगों को करवाता हूँ। जी बच्चे, अब मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का ट्रीटमेंट क्या होता है। ये मैंने आप लोगों के लिए सारा यहाँ पे जॉट डाउन किया, आप लोग, मैं स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस तरह लेक्चर की ड्यूरेशन बढ़ रही थी, फिर वो गूगल ड्राइव पे अपलोड नहीं होता, तो मैंने खुद ही ट्रीटमेंट पहले लिख के अब आपको बता रहा हूँ। और इवन यूएचएस के अंदर भी या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ते हैं, तो आप लोगों को जब भी पेपर में क्वेश्चन आए तो आप लोग एससीक्यू की फॉर्म में ऐसे उसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखना ऐसे पड़ता है, लैपटॉप पे राइटिंग ऐसी आती है, तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। लेकिन मैं आपको ऊपर से नीचे तक इन सीक्वेंस बताऊंगा, मेरे साथ पेस रखिएगा। बच्चे इमीडिएट ट्रीटमेंट ये होता है कि जैसे ही आपने डायग्नोज कर लिया पेशेंट को, तो सबसे पहले आप उसको एनाल्जेसिया प्रोवाइड करेंगे। हम लोग यूजुअली जो एडवाइजेबल एनाल्जेसिया होता है, इतना सिवियर किस्म का पेन होता है पेशेंट को एमआई के, कि उसके लिए इंट्रावीनस ओपिएट्स जो होती हैं वो एडवाइजेबल हैं। मॉर्फिन खासतौर पे 5 to 10 मिलीग्राम हम लोग देते हैं, या फिर डायमॉर्फिन 2.5 to 5 मिलीग्राम, ठीक है। लेकिन चूंकि ये होती इतनी महंगी है तो पाकिस्तान में तो ये बहुत कम दी जाती है। खासतौर पे जो अमीर लोग होते हैं, जो अफोर्डिंग होते हैं, वो इसको दे सकते हैं, तो वो खरीद सकते हैं, तो फिर वो लेके आते हैं, तो हम लोग बाहर से एम्प्यूल लगा देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो ये अवेलेबल नहीं होती, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे बच्चे एंटी इमेटिक्स लाजमी आपने देनी है, जिसके अंदर टॉप ऑन द लिस्ट आती है मेटोक्लोप्रोमाइड, जो कि 10 मिलीग्राम की डोज अक्सर दी जाती है एडल्ट्स के लिए भी। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है, मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, वो है एंटी थ्रोम्बोटिक्स का। एंटी थ्रोम्बोटिक्स में बच्चे आप लोग एंटीप्लेटलेट और एंटीकोगुलेंट लाजमी दीजिए। एंटीप्लेटलेट के अंदर आपको पता है एस्पिरिन दे सकते हैं आप लोग, क्लोपिडोग्रेल दे सकते हैं, और ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a इनहिबिटर दे सकते हैं, जिसके अंदर एप्सिक्सी मैक्स टेरोफेबैन आ जाते हैं। एंटीकोगुलेंट्स की अगर बात की जाए बच्चे, तो आप लोग थोड़ी सी आईवी हेपेरिन भी दे सकते हैं, ठीक हो गया।
और मतलब आप लोग जो उसके पेंटासेक्राइड फॉर्म होती है फोंडापाइरिनॉक्स, वो भी दे सकते हैं। उसके बाद बच्चे एंटी एंजाइनल थेरेपी के ऊपर अगर आए तो आप लोग को एंजाइनल्स में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि नाइट्रेट्स उसके अंदर आएंगे और बीटा ब्लॉकर्स आ जाएंगे। साथ ही साथ बच्चे अगर अब आप कंसिडर करें कि आपने इमीडिएट एनाल्जेसिया रिलीफ प्रोवाइड कर दिया, तो उसके बाद आप लोग कंसिडर करते हैं रीपरफ्यूजन थेरेपी को। अब रीपरफ्यूजन थेरेपी का बच्चे ये है कि जो नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम होता है, यानी कि अनस्टेबल एंजाइना, उसमें इसका कोई प्रूवन बेनिफिट सामने नहीं आया हुआ, इसलिए उसके अंदर रीपरफ्यूजन थेरेपी नहीं दी जाती। लेकिन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई के अंदर दी जाती है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन एसीएस के अंदर दी जाती है। और एसटी सेगमेंट एलिवेशन के अंदर दो तरीके होते हैं, या तो होता है कि आप लोग प्राइमरी पीसीआई करें, प्राइमरी परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, या फिर आप लोग थ्रोम्बोलिटिक्स दें। अगर एक हॉस्पिटल के अंदर पीसीआई का ऑप्शन अवेलेबल है तो दैट इज द बेस्ट थिंग टू ट्रीट अ पेशेंट ऑफ एसटी सेगमेंट एलिवेशन। थ्रोम्बोलिटिक्स सेकंड नंबर पे आती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप लोग को ये चीज मैं बता रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा इस बात को। दो तरह के टाइम इंटरवल्स एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है डोर टू बलून टाइम और दूसरा होता है बच्चे डोर टू नीडल टाइम। ये डोर टू बलून टाइम और डोर टू नीडल टाइम क्या होता है, अक्सर आपने अपने टीचर्स को लेक्चर्स में कहते सुना होगा। बच्चे डोर टू नीडल टाइम बेसिकली ये होता है कि अगर एक हॉस्पिटल में पीसीआई का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और उस बंदे को एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफाक्शन हुआ है, तो जब से उसको हुआ है तब से वो हॉस्पिटल के अंदर जब तक वो जाता है पहुंचता है, तो इसका इंटरवल 30 मिनट्स होना चाहिए। लेस देन 30 मिनट्स के अंदर उसको थ्रोम्बोलिटिक एजेंट मिल जाना चाहिए। और कॉमनली जो थ्रोम्बोलिटिक एजेंट यूज होते हैं उसमें होते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज, एल्टीप्लेज, टेनेक्टिप्लेज और रेटिप्लेज। अब आपको एक बात बताता चलूं कि मोर और लेस इनकी एफिशिएंसी सेम है, लेकिन जो ये रिकम्बिनेंट फॉर्म्स है एल्टीप्लेज, टेनेक्टिप्लेज और रेटिप्लेज, इनका इंसिडेंस बाकी जगहों पे हेमरेज कराने का ज्यादा है। जैसे सेरिब्रल हेमरेज, इनका एक प्रोनाउंस साइड इफेक्ट नोट किया गया है। एक बंदे को आप एमआई के लिए ट्रीट करें और साथ ही साथ वो उसको सेरिब्रल हेमरेज हो जाए तो ये तो एक और मुसीबत पड़ गई। तो मैंने ये देखा है कि हमारे हॉस्पिटल में क्लिनिकल प्रैक्टिस में स्टेप्टोकाइनेज ही यूज होता है, लेकिन एल्टीप्लेज जो है वो भी प्रेफरेबल है रिकॉम्बिनेंट में बाकी तीनों में से, रेटिप्लेज और टेनेक्टिप्लेज की निस्बत। तो डोर टू नीडल टाइम बेसिकली वो टाइम है कि जब से एमआई हुआ है तो हॉस्पिटल जाते जाते विद इन 30 मिनट्स उसको थ्रोम्बोलिटिक लग जाना चाहिए जब वो डोर में एंटर हुआ है हॉस्पिटल के। उसके बाद है बच्चे डोर टू बलून टाइम। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग डोर टू बलून टाइम होता है लेस देन 90 मिनट्स। जब से बंदे को एसटीआई सेगमेंट एलिवेशन एमआई हुआ है और वो हॉस्पिटल के डोर में एंटर हुआ है तो विद इन 90 मिनट्स डायग्नोज करने के, इसके अंदर डायग्नोसिस भी करना है, इमीडिएट रिलीफ भी प्रोवाइड करना है, सब कुछ करके विद इन 90 मिनट्स आपने उसको पीसीआई प्राइमरी प्रोवाइड करना ही करना है विदाउट एनी डिले। और मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि एसटी सेगमेंट एलिवेशन और एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस प्राइमरी पीसीआई है, नंबर 2 पे थ्रोम्बोलिटिक्स आते हैं। इन केस अगर आप कहें कि थ्रोम्बोलिटिक्स फेल हो जाते हैं तो फिर आप लोग पीसीआई को दोबारा कंसिडर कर। अगर थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी फेल होती है तो फिर आपको दोबारा भी मतलब पीसीआई करना पड़ सकता है, लेकिन फिर अगर उस हॉस्पिटल की सेटिंग में अवेलेबल नहीं है तो कहीं और भी ले जाना पड़ सकता है। ठीक है। दूसरी चीज बचे ये है कि लेटर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर आपने ये बताना है। अच्छा, ये एक और चीज बता दूं कि जो नॉन एसटी सेगमेंट एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है इसके अंदर पीसीआई की एफिशिएंसी को ज्यादा प्रूवन नहीं पाया गया, लेकिन कुछ केसेस में रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करने के बाद आप पीसीआई कर भी सकते हैं। उसके बाद बचे लेटर, ये आपकी डेविडसन की लाइन है, मैं आपको यही बता रहा हूँ। लेटर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट के मुताबिक बताऊं तो रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करेंगे पेशेंट की, देखेंगे कि ये लो रिस्क है, हाई रिस्क है, मैं आपको सारे रिस्क फैक्टर्स पहले बता चुका हूँ। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, वो भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्मोकिंग, ओबेसिटी, डायबिटीज को मैनेज करना, एक्सरसाइज करना। अच्छा, उसके बाद सेकेंडरी ड्रग थेरेपी पे आएंगे तो आप लोग देखेंगे कि इस पेशेंट को एंटीप्लेटलेट या बीटा ब्लॉकर या एस इनहिबिटर या एआरबीज लगाने की फर्दर जरूरत तो नहीं है लॉन्ग टर्म के अंदर, और लगाने पड़ेंगे कुछ ना कुछ हद तक। उसके बाद आप लोग टेपर ऑफ कर सकते हैं पेशेंट की कंडीशन को देख के, पेशेंट की हार्ट की प्रोफाइल को देख के, इको को देख के, ईसीजीज को देख के। लेटर लाइफ में रिहेबिलिटेशन बच्चे आप उसकी मैनेज करेंगे कि वो वापस अपनी रूटीन की तरफ आ जाए। और फिफ्थ नंबर पे बच्चे हैं डिवाइसेस जो कि आप लोग यूज करते हैं, जिसके जो होते हैं इंट्राकार्डिक डिफिब्रिलेटर, इम्प्लांटेबल कार्डिक डिफिब्रिलेटर, कि अगर किसी पेशेंट को इरिथमिया के एपिसोड एक हो जाती है तो आप उसको प्रोफाइलेक्टिकली फिर इम्प्लांटेबल कार्डिक डिफिब्रिलेटर लगाते हैं ताकि उसको आइंदा इरिथमिया के एपिसोड ना हो।
इसी के साथ बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है कोरोनरी सिंड्रोम्स के ऊपर और एमआई के ऊपर ये कंक्लूड होता है। इसकी कंपैरेटिव स्टडी आपको डिटेल में एक एक्स्ट्रा लेक्चर की फॉर्म में संडे को मिलेगी। सिनेरियोज आपको बताऊंगा सारे के सारे कार्डियोलॉजी के, जो बाकी डिजीजेज हैं उनका लेक्चर भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ।